आप और विद्यालय। जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन तो किया है, बट बच्चों इसको समझने के लिए एक पैराग्राफ को मैं आपको कंटेंट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आज हम पाठ 15 आप और विद्यालय इसको जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आप और विद्यालय जो कि समय हम हमेशा विद्यालय में सबसे ज़्यादा समय हम अपना वहाँ व्यतीत करते हैं। तो चूँकि पहले तो कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला जो हमारी होती है वो हमारा घर होता है, लेकिन हमारी जो दूसरी पाठशाला है जहाँ पर हम सामाजिक और हर एक प्रकार की जो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कई भाषाओं को, कई देशों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सभी हमारे विद्यालय के पाठ अध्ययन अध्यापन के कार्यों से करते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वप्रथम हमें जानना ये ज़रूरी है कि घर में भी कुछ नियम और कानून होते हैं जिन्हें हमें पालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं चीज़ों को हम विद्यालय में भी करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपके हर एक चीज़ की समय सारणी बनी है, यानी समय सारणी के समय के साथ चलना होता है। समय के साथ आपका इंटरवल होता है जिसमें आप लंच वगैरह करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जैसे कि हमारे लिए इन सभी घर के जो नियम और कानून को हम पालते हैं या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्कूल में भी जिन नियम और कानून को पालते हैं उसको सही भाषा में, सही मायने में कहा जाता है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ होता है कि नियम को सही रूप से करना या उसे अपनाना और उसे पालना। ये तीनों ही चीज़ आप पर ही लागू होती है, क्योंकि जब एक विद्यार्थी अनुशासन के तहत अपने कार्यों को करता है तभी वो सही और सर्व रूप में विद्यार्थी माना जाता है। आप कहीं भी जाइए, चाहे आप विद्यालय जाते हैं या किसी यात्रा पे जाते हैं या किसी खेलने के स्थान पे, जैसे इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में आपको एक टाइम दिया गया है, समय के अनुसार आप अपने मैदान में पहुँच। और इसी के तहत बच्चों कि जैसे हम अनुशासन के तहत हर एक नियमों को सीखते हैं, करते हैं, उन्हीं चीज़ों के तहत ये हर एक जगह लागू होती है। विद्यालय जैसे कि हमारा घर सर्वप्रथम, उसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय जो विद्यालय में होता है। अब विद्यालय में सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी जानते हो क्या होता है बच्चों? जो बचपन से लेकर हम अपने एक अर्थात जो हमारा अंतिम समय भी होता है, जैसे वृद्धावस्था होती है ना, उस समय तक भी विद्यार्थी, चाहे वो बूढ़ावस्था में हो, शैशवावस्था में हो, बाल अवस्था में हो, आप सीखने और सिखाने का कार्य ये आप हमेशा करते हैं। यानी सीखने के लिए किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि हम उसे हम किसी भी बात को, आप देखते हो कि एक छोटा सा बच्चा जब आप उससे बातें करते हो या हंसते हो या बात करते हो तो आपने गौर किया होगा, वो बहुत ध्यान से आपको देखता है और देखने के बाद आपके चेहरे को, आपके आँखों को, नाकों को हाथ लगाने की कोशिश करता है। अर्थात वो उस शब्द को, यानी जो आप कह रहे हो, उसको समझने की कोशिश करता है। जैसे हम बच्चे को अगर प्यार से पुचकारते हैं तो ऐसे करके हंसने लगता है, और अगर हम उसको डांट देते हैं तो वो चीज़ें क्या होता है, वो तुरंत रोने लगता है। अर्थात वो हमारी कही हुई भाषाओं को बचपन से ही समझने की कोशिश करता है। यानी बच्चा सीख रहा है और सीखने के साथ धीरे धीरे फिर वो शब्दों को जोड़ता है, शब्दों को कहता है, बोलता है, धीरे धीरे चलता है। आप हर एक चीज़ उसकी अनुभव कर सकते हैं। सभी के घर में छोटे बच्चे तो होते ही हैं और एक छोटा बचपन तो आपका खुद भी बीता होता है। तो उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम पाठशाला हमारे घर होती है, और घर में कौन होता है? सर्वप्रथम हमारी माँ होती है, जिसकी गोद में हम पहला नाम या पहला शब्द कहते हैं, वो होता है माँ। क्योंकि माँ को ही हम सर्वप्रथम की पाठशाला मानते हैं। इसके बाद फिर दादी, दादा, पापा, भैया, दीदी, ये सभी आते हैं, लेकिन सर्वप्रथम माँ ही होती है और माँ की गोद से हम हर एक चीज़ को सीखना प्रारंभ करते हैं। कुछ भी सीखने के लिए बच्चों सबसे ज़रूरी होता है आपका उसको सुनना। हम सुनने के बाद जब उन चीज़ों को समझते हैं तो समझने के बाद उसी हिसाब से उसको करने की कोशिश करते हैं, और इसी क्रिया को हम सीखना कहते हैं। और सीखने से क्या होता है कि एक छोटा बच्चा भी सुनता है तो बोलता है, और सीखने के नियम जीवन भर यूं ही चलते रहते हैं, चाहे आप अभी करो और चाहे आप वृद्धावस्था में करो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारी हर एक चीज़ ऑनलाइन चल रही है। अब ऑनलाइन चलने के कारण आप जानते हो कि आपके घर में जब स्मार्टफोन होता है तो स्मार्टफोन पे जो हमारे दादाजी हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें ज़्यादातर आप देखते हो कि उन्हें स्मार्टफोन समझ में नहीं आता, तो वो आपकी हेल्प लेते हैं, आपसे पूछते बेटे किसका फ़ोन था,
ये देखो फ़ोन आ रहा है, ज़रा उठा के दे दोगे, ज़रा इनको फ़ोन मिला दो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके समय में वो चीज़ें नहीं थी। अब आप क्या करते हो, आप तो डेली, आप 2 साल से हम उसी चीज़ के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। फिर बीच में हमारा चालू हुआ था, लेकिन अभी कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कत है, बट ये ज़्यादा समय की नहीं है, कुछ ही समय की है। लेकिन इन चीज़ों में हमने क्या देखा है कि उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, बट वो आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जानने की भी कोशिश करते हैं। इसी हिसाब से बच्चों, कि जैसे हम, उन्हें नहीं आता है तो वो सीखने की कोशिश अभी भी आपके साथ कर रहे हैं। क्यों? उनकी वो वृद्धावस्था है, लेकिन सीखने का समय कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये आजीवन चलता ही रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता बेटा। क्योंकि जैसे हमारी आंतरिक शक्ति जो होती है ना, अंदर से जानने की जो इच्छा होता है, यानी मन को जो शक्ति देता है वो होता है हमारा मन। और मन में जब किसी चीज़ का हम ठान लेते हैं कि हम ये करेंगे, नहीं मुझे ये सीखना है, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि आप उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करते हो। जैसे आज के समय में हम सोचते हैं ना कि हम आगे जाके ऐसा करेंगे, आगे जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, आगे जाके मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन ये अभी आपने सिर्फ सोचा है। आप जानते हो इसकी डगर थोड़ी कठिन है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करते हो, और कोशिश करने पे बच्चों ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को हासिल ना कर सको, हम ज़रूर उसको हासिल कर सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है कि जो बच्चे या हम और आप चाहें और हम उसे पा ना सकें। बस आप में वो लगन और वो मेहनत होनी चाहिए, और वो हम सभी में है, हम सभी उसकी कोशिश करते हैं। जैसे विद्यालय प्रांगण में आप सभी देखते हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर एक बच्चा सीखता और करता है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा अच्छा वाला भी आगे जाके आप देखते हो, जब वो लगातार उसी चीज़ की कोशिश करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आप तक पहुंचता है। तो इसकी कोशिश कहाँ होती है, ये सीखने का परिचय कहाँ होता है, हमें मिलता है, क्योंकि ये विद्यालय में मिलता है। क्योंकि विद्यालय में किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो उसमें स्पर्धा रखी जाती है। और स्पर्धा का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपका सुलेख की राइटिंग वर्क है। अब राइटिंग वर्क में हम क्या करते हैं कि मैंने 10 बच्चों को चुना और उन्हें कहा बेहतर से बेहतर जो अच्छा लिखेगा उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। तो सभी बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन सभी में कोई, हम सिलेक्ट किसे करते हैं, 10 में से कोई 3 बच्चा सिलेक्ट होगा जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। करेक्ट? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सेकेंड वाला बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के बच्चे हैं, 7 बच्चे, वो गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उन्होंने उस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, उसको पूरा किया, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चों। और ये सारी चीज़ स्पर्धा के माध्यम से ही हमें और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश या जो लगन होती है ना, वो वहीं से प्रारंभ होती है। और इस जद्दोजहद में हम क्या करते हैं, हम अपने कठिन परिश्रम को करते हैं। इसी हिसाब से ये विद्यालय ही होता है, क्योंकि विद्यालय में हमारे सामने एक नहीं कई विषय होते हैं, और जब कई विषय हैं तो उसके कई नियम भी होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे नियम और विषय कम होने जाते हैं, क्योंकि बचपन में सीखने की शक्ति अधिक मानी जाती है। यानी बचपन में बच्चे को जो सीखा जाता है, या बच्चे को आप देखते हो कि ओरल कुछ भी कराया जाता है तो बच्चा बहुत बखूबी सीखता है, बहुत अच्छे से बोलता है। अगर आप अभी भी यूकेजी के या फर्स्ट के बच्चों को पूछोगे, तो अगर उनको कोई चीज़ याद है तो आप देखते हो वो पूरे दिन घर में वही बोलते रहते हैं। अगर उसको जॉनी जॉनी याद है तो जॉनी जॉनी, यस पापा, दीदी दीदी देखो मैंने पोएम सीखा है, आप मेरी पोएम सुन लो। तो वही पोएम वो घर में जितने सदस्य हैं सबके पास जा जा के सुनाएगा कि देखिए मैंने एक नया सीखा है। और जब तक वो सबको सुना नहीं लेता बेटा, तब तक वो मानता नहीं है। ये हम सभी ने देखा हुआ है। ठीक इसी के हिसाब से कि बचपन में सीखने की शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है, यानी हमारी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इस नाते से कहा जाता है कि बचपन जो होता है बच्चों का, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। इसमें उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक क्षमता बढ़ती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बहुत अच्छी से समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के हिसाब से इस उम्र में सीखी गई कोई भी क्रिया वो जीवन भर काम आती है। यानी बचपन का क से लेकर ज्ञान तक आप आजीवन उसे भूलते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको हमेशा याद रहता है। हम 1 से 100 तक की गिनती याद करते हैं तो बचपन में ही तो करते हैं उसे। फर्स्ट से आप स्टार्ट करते हो, यूकेजी से ही आपको स्टार्ट हो जाता है अब तो वो सारी चीज़ें आपके बचपन में जो सीखते हो वो तो अंत समय तक रहता है ना हमारे पास। आप अभी अपने दादाजी को भी पूछोगे तो उनको भी क ख ग घ पूरा याद होगा। क्यों? क्योंकि जो बचपन में हम सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं, और वो हमें आजीवन याद रहता है।
जैसे विद्यालय से ही बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, यानी इसी के साथ बच्चों जैसे हम देखते हैं कि विद्यालय से ही बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पर्धाएं होती हैं, वहाँ बहुत सारे विषय होते हैं। अब जैसे हम सभी देखते हैं कि विषय में कोई विषय हमारा बहुत प्रिय होता है। जैसे कुछ बच्चों को हिंदी बहुत अच्छा प्रिय होता है, तो किसी को मैथ बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब किसी विषय को जो हमें अच्छे से समझ में आता है, हम उसी पर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेहनत पर क्या होता है कि जो ज़्यादा विषय हमारे होते हैं, हम सब पे किसी पे थोड़ा फोकस हमारा कम हो जाता है, यानी हम उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बट बच्चों, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका सारा विषय यानी इसकी सभी के सभी विषय बहुत ज़रूरी हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस नाते से हमें शुरू से सभी विषयों पर बहुत ध्यान देना है और उस सभी के लिए समान रूप से कड़ी मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि ये सभी विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे जाके जैसे कि मैं अपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसके अध्ययन और अध्यापन का कार्य बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लास में जाते हो वैसे वैसे आप देखते हो आपकी पुस्तकें कम हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से गौर करें तो कक्षा 5 से लेकर 8 तक आप जो भी विषयों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, कहीं ना कहीं वही कुछ चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो थोड़ी जटिल रूप में यानी कि थोड़ी कठिन रूप में आपके 9th और 10th के चैप्टर में आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम जो गद्य या पद्य हम पढ़ते हैं ना, अब गद्य में क्या होता है, अभी हमें सरल रूप में आता है, लेकिन यही गद्य आपका 9th और 10th में थोड़ा अलग हो जाएगा। वहाँ पे आपके गद्य की किताब अलग होगी और पद्य की अलग होगी, जिसके दोनों के पैराग्राफ चलते हैं। और आप सभी को पता है कि 9 और 10th में हम जो भी हिंदी पढ़ते हैं वो हमें 2 साल तक पढ़ना है। इसी के आधार पर आप 10th का यानी कि 10वीं के बोर्ड को पूरा करते हो। अब इसके साथ लेकिन ये सभी चीज़ों की स्पर्धा कहाँ होती है? ये सभी चीज़ों की स्पर्धा हमें विद्यालय से ही मिलती है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें किसी को जब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कोशिश करते हुए देखते हैं, तो हम सबसे पहले अपने से सवाल करते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। और अगर इसी में आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए या थोड़ा सा आपको कोई तैयार करता है या आप में उस स्फूर्ति की जोश को पैदा करता है, तो इससे आप और प्रभावित होते हो और आप क्या करते हो, उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हो। और इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहीं पर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हो कि आगे जाकर मैं क्या बनूंगा या आगे जाकर मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं कि व्यापारी, डॉक्टर, खिलाड़ी, नेता या अभिनेता। अब हम सभी लोग देखते हैं, अब व्यापार करना कोई आसान कार्य तो नहीं। व्यापार के लिए चीज़ें कैसे लानी है, कैसे करनी है, ये सभी चीज़ों का तालमेल बैठाना एक व्यापारी ही कर सकता है। अब ये कार्य किसी डॉक्टर को देंगे तो डॉक्टर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी देखते हैं कि उसके लिए भी बहुत कठिन मेहनत होती है। हमें बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने होते हैं, हमें 10th के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जिसके आधार पर हम अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। फिर होता है कि खिलाड़ी, नेता या अभिनेता। अब खिलाड़ी को जैसे अब आपको क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर मैदान में आते 6 और 4 मारने लगे थे? बिल्कुल नहीं बेटा। सचिन तेंदुलकर जहाँ तक हम लोग जानते हैं वो 8 और 9 बरस से ही मैच खेल रहे हैं। सबसे वो प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करते करते उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। यानी करत करत अभ्यास, अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास शुरू से करते हो तभी जाके आगे जाके उस कार्य को भली भांति और सरलतापूर्वक कर सकते हैं। यानी किसी भी काम को हम छोटा बड़ा नहीं, लेकिन हर एक काम के लिए हमें मेहनत उतनी ही करनी होती है और ये मेहनत ही हमारी कब स्पर्धा में परिवर्तित हो जाती है ये आपको भी नहीं पता लगता। लेकिन इसकी कोशिश करना या उसे सीखना ये आप अपने विद्यालय से ही सीखते हो। अब इसी प्रकार से चाहे वो नेता हुआ या अभिनेता हुआ। अब इस पहले पैराग्राफ में बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे जाना है, सबसे ज़रूरी कि अनुशासन के नियम क्या हैं। अनुशासन होता क्या है, यानी कि नियम को पालन करना। इसके बाद अनुशासन के ये नियम खाली हमारे विद्यालय में या हमारे स्कूल में या फिर जैसे कि आप स्पोर्ट्स में जाते हो वहाँ पर खेल कूद के मैदान में, या अगर नृत्य प्रदर्शन करते हो, जैसे कि इस वक्त आपका नृत्य का प्रोग्राम चल रहा है जिस पे आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जिसमें आप अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अमूमन सभी बच्चे बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मायने ये रखता है बेटा कि आपने कितनी कोशिश की। सफलता मिलना आज नहीं तो कल सफलता हमें ज़रूर मिलती है, लेकिन
उस सफलता के लिए कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर चीज़ें कम भी होती हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप निराश होते हो तो निराश होने पर, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम भागते हैं, कछुआ और खरगोश की कहानी सभी ने सुनी है, तो अगर हम भागते रहेंगे तो भागने पर मैं थोड़ा थकूंगी तो थोड़ा रुकूंगी, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहो, लेकिन आपका चलने का जो नियम है वो धीरे धीरे ही चलता रहे, वो रुकना नहीं चाहिए। यानी क्या होता है कि हर एक चीज़ का अभ्यास आपको रोज़ाना करना है। हम जिस भी अध्यापन को आज पढ़ते हैं उसको शाम को ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। इससे टीचर के द्वारा जो चीज़ पढ़ाई जाती है और दोबारा जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद होता है कि हमारी सर्वप्रथम की पाठशाला क्या है। हाँ, हमारी सर्वप्रथम पाठशाला होती है हमारा घर, और घर में सबसे प्रथम हमारे टीचर कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, सबसे पहली टीचर आपकी माँ होती है, क्योंकि आप माँ की गोद में सबसे पहला शब्द सीखते हैं, और वो क्या होता है बच्चों? हाँ, मुझे पता है, सभी ने एक ही वर्ड कहा है, माँ या मम्मी, क्योंकि हम सबसे पहला वर्ड वही कहते हैं, माँ। और माँ का शब्द जब सीखते हैं आप माँ की गोद से, तो माँ ही हर एक चीज़ को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें कहनी चाहिए, कौन सी हमें नहीं कहनी चाहिए, ये सभी हमारी जो प्रथम पाठशाला होती है ना बेटा, वो हमारी माँ के गोद में होती है। फिर हमने सेकंड पैराग्राफ में जाना था कि कुछ भी सीखना हो तो सबसे पहले उसे सुनना ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को सुनते नहीं तब तक आप उसे समझोगे नहीं, और जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक उसे करने की कोशिश नहीं कर सकते। फिर होता है कि हर एक चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि सीखना क्या होता है, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे आज के समय में आप क्या करोगे, आज के समय में आप पढ़ने का अभ्यास करते हो, आगे जाके आपको जो बनना है आप उसमें अभ्यास करोगे, फिर आगे जाके आपको जिस व्यवसाय में या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो आप उस पर मेहनत करोगे। इस प्रकार से सीखने का जो चक्र है बेटा वो चलता ही रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। इसके हिसाब से फिर हम जाएंगे, तो जैसे हम जिन चीज़ में, इन सभी चीज़ों में सबसे ज़रूरी आपका क्या होता है, आपको शक्ति कौन देता है? आपको शक्ति देता है आपका मन, क्योंकि जब तक हम मन से उस चीज़ को मानते नहीं या ठान नहीं लेते तब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते। अगर मैं मन से उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ तो आप सफलता कैसे कर सकते हो? अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सभी बच्चे हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए, तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए मेहनत तो सभी करेंगे, पर क्या सभी हाईएस्ट मार्क्स एक जैसे ला सकते हैं? नहीं, किसी का कम और किसी का ज़्यादा होगा। लेकिन मेरे लिए मायने ये रखता है कि अगर जो बच्चा मेहनत करके, चाहे वो अपने स्तर के हिसाब से भी तो अधिक लाया ना, तो महत्वपूर्ण वो होता है बेटा कि आपने कोशिश कितने की। और ये कोशिश क्या होती है? सीखना। सीखना क्या होता है? मन में ठानना। और मन में ठानने की शक्ति आपको कौन देता है? आपका लक्ष्य। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं तब तक आप किसी चीज़ को करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उस लक्ष्य को निर्धारित करना। इसी के आधार पे अब हम आगे देखेंगे कि विद्यालय में सबसे अधिक विषय और नियम होते हैं। अब विद्यालय में खाली पढ़ना ही तो नहीं होता है, वहाँ खेल कूद होता है। फिर जैसे हम देखते हैं कि साइंस में आपको कुछ ना कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं, आपको उसको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में और अपने ही उदाहरण के साथ स्पष्ट करना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप हिंदी को खाली कहानी के जैसे तो नहीं पढ़ते। हिंदी में दोहे होते हैं, पद्य होते हैं, और दोहे का एक लय होता है। जिस लयबद्ध में होके आप अगर उस दोहे को अच्छे से पढ़ते हो तो आजीवन वो दोहा आपको कभी भूलता नहीं है ना। ऐसे अलग अलग विषय अपने अलग अलग चीज़ को प्रमाणित करता है। अब वो चाहे कला हो या फिर जीके हो, आपके सभी विषय आपको ज्ञान देने योग्य। जीके यानी एक आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। इन सभी चीज़ों के तहत क्या होता है, हम अलग अलग विषयों से अलग अलग बातों को सीखते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों को समझते हैं। जैसे अब जो सामान्य ज्ञान होता है उसमें देश दुनिया की हालचाल होते हैं, हमारे संविधान में क्या परिवर्तन हुआ है, कौन सा नया संविधान लागू हुआ है, हमें ये भी पता लगता है। फिर कौन सा क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किस सेक्टर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, किसको नवरत्न मिला, ये सभी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हमारे सामान्य ज्ञान में। ठीक इसी प्रकार से देश के कोने कोने से हर एक जानकारी हमें उसी के द्वारा प्राप्त होती है। फिर हमारा पर्यावरण कैसा है तो हमें ये EVS के द्वारा पता लगता है।
फिर इंग्लिश में हम हर एक, जैसे आप हिंदी में जानते हो व्याकरण, ऐसे ही इंग्लिश में आप ग्रामर को जानते हो और उसी के साथ